अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। आज हम जो है वो न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन एटम में आपको पता है कि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही जो है उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो कोई नहीं होता आपके पास। ठीक है जी। तो उसमें जो है आपको पता है ये एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो है वो बोहर ने जो है वो आपको पता है कि इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी जो आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। वही जो है वो हम जो है उसको जो है वो रिव्यू करेंगे कि वो क्या थी, और बाद में इसकी जो डेरिवेशन वगैरह है बोहर थ्योरी की, जिसमें जो ऑर्बिट का रेडियस है और जो एनर्जी है, ठीक है जी, उसके बारे में जो रिलेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है जी। आज जो है हम इसका जनरल जो है वो देखते हैं ज़रा क्या होता है। अच्छा जी, आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है जी, उससे जो है रेडिएशन इमिट होती हैं। ठीक है जी। ये हम प्रीवियसली जो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम से जो रेडिएशन इमिटेड होती हैं दे आर इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था कि रेडिएशन इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। और जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसमें डिस्क्रीट लाइंस आती हैं एनर्जी की। ठीक है जी। तो ये जो साइंटिस्ट जो क्लासिकल फिजिक्स थी दैट वाज अनएबल टू एक्सप्लेन दैम। ठीक है कि ये जो लाइंस हैं ये डिस्क्रीट फॉर्म में क्यों आती हैं, कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं आती, ये हम जो है प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होती हैं, ठीक है जी, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज़। सीरीज़ का मतलब है कि वो बहुत सारी जो हैं वो इमिटेड लाइंस आती हैं। ठीक है जी। और वही जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो सीरीज़ है दैट इज़ कॉल्ड बाल्मर सीरीज़, क्योंकि बाल्मर ने जो है इस चीज़ को डिस्कवर किया था। ठीक है जी। और जो बाल्मर है उसने फार्मूला भी दिया था कि वो कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम से जो है वो रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं, दैट इज़ 364.6 n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस 4 वेयर n इज इक्वल टू 345। ठीक है जी, अप टू सो ऑन। तो इस फार्मूला की मदद से आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। और इसी फार्मूला को जो है वो इसने जो है वो ये 1885 के अंदर जो है ये फार्मूला दिया था, और 1890 के अंदर इनके 5 साल बाद जो है वो जे रेडबर्ग एक और जो है वो फिजिसिस्ट था, ठीक है जी, उसने जो है वो इस फार्मूला को जो है वो मॉडिफाई किया था। ठीक है जी। और उसने इसको जो फार्मूला है उसको इस तरह मॉडिफाई किया, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4। ये 1/4 को आप 1/2 स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n 3 4 5 सो ऑन, ये n की वैल्यूज है। ठीक है, ये 3 से स्टार्ट होगी, ये अपने याद रखना है। इसमें जो है इसने जो r है दैट इज़ द रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो ये है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा जी, रेडबर्ग जो है के फार्मूला के जो है वो आप दोबारा रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, जनरल, इसको आप जनरलाइज करके लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 था ना, यानी कि वो 2 का स्क्वायर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसमें जो n है दैट इज इक्वल टू m+1, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी n की वैल्यू से एक ज़्यादा होगी। जैसे बाल्मर सीरीज़ के लिए जो है वो यहाँ पे क्या आता है, m स्क्वायर की जगह 4 आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर m आपके पास 2 होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो ये देखिए पीछे यही है आपके पास। ठीक है जी। तो n की वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 4 5। ठीक है, इसी वजह से जो है इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा आती है आपके पास। वेयर अब ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया। ठीक है जी। और ये सिर्फ जो बाल्मर है उसने नहीं की थी, बल्कि कुछ दूसरे और भी थे साइंटिस्ट जिन्होंने जो है, जिसमें पेस्चन और जो लाइमन है, ठीक है जी, इन दोनों जो है इन दोनों ने भी जो है वो सीरीज़ जो है वो डिस्कवर की थी। ठीक है जी। यहाँ आप कह लेंगे सीरीज़ जो थी उसके लिए उन्होंने फार्मूला जो था वो प्रपोज किया था। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये जनरल फार्मूला है, और इस फार्मूला को आप कहते हैं जी रेडबर्ग बाल्मर फार्मूला। ठीक है जी। ऑल द अदर सीरीज़ कैन बी फिट इन दिस फार्मूला। आप ये अदर सीरीज़ जो हैं ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लाइमन सीरीज़, पेस्टन सीरीज़। ठीक है जी, आपने पढ़ी हुई है, यूनिक का जो है वो रिव्यू है। और आपको पता है कि पेस्टन सीरीज़ के लिए फार्मूला ये आता है 1/1 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। ठीक है जी। और जो पेस्टन सीरीज़ है उसमें m की जगह क्या आता है, m की जगह आता है 1। ठीक है जी। और n की वैल्यू क्या है, m+1, तो n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 4। और जो आपको पता है कि जो लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ में अब लाइमन सीरीज़ में क्या आएगी, इसमें वो वेवलेंथ्स आएंगी जो कि लाइमन सीरीज़ के अंदर आपके पास आती हैं, और ये वेवलेंथ्स डेफिनेटली
जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसी में से होंगी। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन्स है, जिसमें विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड है, इस तरह डिफरेंट उसके अंदर रीजन्स आते हैं आपके पास। तो जो लाइमन सीरीज़ है उसके अंदर जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स आता है, ठीक है जी, दैट लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है जी, कि लाइमन सीरीज़ का एक तो फार्मूला, और दूसरा ये कि लाइमन सीरीज़ से जो सेट ऑफ वेवलेंथ आता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती हैं वेवलेंथ, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर फॉल करती है। सिमिलरली जो आपको पता है कि फॉर m=2 आपके पास बाल्मर सीरीज़ आती है, ठीक है जी, और बाल्मर सीरीज़ के लिए ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास, और n की वैल्यू पता है m से 1 ज़्यादा होती है, तो m2 आ रहा है तो n की वैल्यू 3, 4, 5 इस तरह आएगी आपके पास। सिमिलरली जो बाल्मर सीरीज़ है दैट लाइज इन द विजिबल रीजन, ठीक है जी। तो बाल्मर सीरीज़ जो है उसमें जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स आता है, अगर आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे प्रीवियस में, ठीक है जी, n की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह पुट करते रहें, तो जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स आएगा आपके पास, वो जो वेवलेंथ्स हैं वो विजिबल रीजन के अंदर फॉल करेंगे आपके पास, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना कि बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो वेवलेंथ्स आती हैं दे लाई इन द विजिबल रीजन, ठीक है जी। फॉर m=3 वी गेट द पेस्टियन सीरीज़, ठीक है जी, और जो पेस्टियन सीरीज़ है उसमें m=3 आता है, ठीक है जी। और ये 3 का मतलब है कि आपको पता है कि जो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे आप लेट्स सपोज के ये देखें आपके पास, लेट्स सपोज के एक एटम है, उसके अंदर ये डिफरेंट एनर्जी शेल्स हैं, ठीक है जी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो अगर किसी भी अपर लेवल से बाल्मर सीरीज़ में देखें, बाल्मर सीरीज़ में किस तरह आ रहा है, ये बाल्मर सीरीज़ में आपके पास आ रहा है, ये थर्ड से अगर सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है, तो जो रेडिएशन एमिट करेगा, यानी कि वो थर्ड से भी सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, किसी और से भी आ सकता है, ठीक है जी। तो यानी कि किसी भी हायर शेल से जब वो सेकंड शेल के अंदर ट्रांजिशन करेगा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बोर थ्योरी में आगे जाके पढ़ेंगे, इसको अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर शेल से या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जो है वो आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है, वो यानी कि वो फोटोन एमिट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, वो थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, अगर वो सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो जो रेडिएशन एमिट होंगी ना वो बाल्मर सीरीज़ के अंदर लाई करेंगे। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है जी, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करे, यानी कि फर्स्ट लेवल के अंदर ट्रांजिशन करें किसी भी हायर ऑर्बिट से, सेकंड से आ रहा है, ये थर्ड से आ रहा है, ये फोर्थ से आ रहा है, ये 5 से, ये 6 से, ये 7, ठीक है जी। तो इससे अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से वो फर्स्ट लेवल ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो जो आपके पास फोटॉन्स आएंगे उनकी जो वेवलेंथ है वो लाइमन सीरीज़ के अंदर आएगी आपके पास, और ये इंफ्रारेड, और ये जो है आपको पता है ये अल्ट्रावायलेट के अंदर फॉल करती है। इसी तरह पैसिव में क्या होता है, थर्ड के अंदर आता है आपके पास किसी भी हायर ऑर्बिट से, 4 से थर्ड, 5 से थर्ड, 6 से थर्ड, इसी तरह 7 से थर्ड एंड सो ऑन। तो इसी तरह जो था वो ये आता है आपके पास। और ये ना इसमें एक टर्म आती है सीरीज लिमिट की। सीरीज लिमिट होता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाल्मर सीरीज के लिए किसी इनफाइनाइट लेवल से, यानी कि कोई बहुत ही दूर है लेवल, ठीक है जी, वहाँ से अगर जो है वो आता है लोअर ऑर्बिट में तो वो आपके पास फिर उसकी लिमिट आती है सीरीज लिमिट, यानी कि वो आपके पास हाईएस्ट वेवलेंथ की जो है, फिर यहाँ पे लेके जो हाईएस्ट एनर्जी की आपके पास वो फोटोन आएगा जो कि इनफाइनाइट लेवल से आपके पास आएगा। और ये जो सीरीज लिमिट है ये हम आगे जाके एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह जो पेस्टियन सीरीज जो है इसमें m=3 आएगा और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और पेस्टियन सीरीज में आपके पास जो है जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स आएगा दे लाई इन द इंफ्रारेड रीजन, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो है वो विजिबल रीजन में, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करती है, और जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट में लाई करती है, और जो पेस्टियन सीरीज है दैट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। अच्छा जी, अब हम आते हैं बोहर थ्योरी की तरफ जो है। तो बोहर थ्योरी से पहले जो है वो सबसे बहुत सारी थ्योरीज जो सी थी वो एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है जी, एटम के मॉडल के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो बहुत सारे मॉडल्स और थ्योरीज जो थी वो प्रपोज की गई। और उसमें जो शुरू में जो प्रपोज की गई उनमें जो मशहूर थी वो रदरफोर्ड की थ्योरी थी, ठीक है जी। उसने थ्योरी प्रपोज की थी एटम जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन वो जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन तो वो मतलब उस वक्त तक तो मतलब शुरू में तो ठीक थी, लेकिन बाद में जो है जब ये क्वांटम थ्योरी डिस्कवर हुई तो उससे पता चला कि ये जो आपके पास डिस्क्रीट सेट ऑफ
लाइंस आती हैं या डिस्क्रीट लाइंस आती हैं, क्योंकि एटम के अंदर जब एटम से स्पेक्ट्रम आता है वो डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में आता है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं आता है। तो तब तक जो है चूँकि सिर्फ क्लासिकल फिज़िक्स ही थी और क्वांटम फिज़िक्स अभी तक जो है वो आप कह लें कि नहीं जो थी वो हमारे से वजूद में आई, तो इस वजह से जो है वो आप कह लें कि उसमें जो थे वो ड्रॉबैक्स थे या फ्लॉज थे या उसकी वो एक्यूरेट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसने जो था, क्योंकि क्वांटम थ्योरी अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो इस वजह से जो है उसमें इंक्लूडेड ही नहीं थी वो, तो जिस वजह से जो थे वो इसमें आप कह लेंगे डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ क्वांटम थ्योरी जो है वही एक्सप्लेन कर सकती है कि जो एटम की वजह से जो एमिशन की वजह से जो लाइंस आती हैं वो जो यहाँ जो स्पेक्ट्रा आता है वो डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में की होता है। तो इस वजह से चूँकि वो डिस्कवरी नहीं हुआ था अभी क्वांटम थ्योरी, तो इस वजह से जो था वो कह लें कि इनएक्यूरेट जो है वो कंसिडर हुई थी, क्योंकि वो थ्योरी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो एटम से एमिशन एटम से जो लाइंस एमिशन होती हैं या जो स्पेक्ट्रम बनता है एटम से फोटॉन्स की एमिशन का, वो स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो उसके बाद जो है वो नील्स बोहर जो था एक फिजिसिस्ट था जिसने जो है वो अपना जो मॉडल था वो प्रपोज किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसका जो मॉडल था दैट कंसिस्ट ऑफ द 2 पोस्टुलेट्स। उसके 2 पोस्टुलेट्स थे जी। पहला क्या था जी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव अबाउट द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड ईच ऑर्बिट कोरस्पॉन्ड्स टू अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और दूसरा ये कि जो हर ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, डिस्क्रीट क्वांटिटी। हम डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट जो है पहले हमने पढ़ा है कि डिस्क्रीट का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक वैल्यू होनी, ठीक है जी, कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी, ठीक है जी। तो उसकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है एनर्जी की उस एक ऑर्बिट के अंदर जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं। एज द इलेक्ट्रॉन मूव इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करता रहता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ठीक है जी, अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, बल्कि 3 बातें आ गई। एक, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, और जो हर ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिट में जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन जब तक जो है वो ऑर्बिट में मूव करता रहेगा वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। सिमिलरली जो सेकंड पोस्टुलेट है कि ईच पॉसिबल ऑर्बिट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी स्टेट एंड एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी ओनली इफ इट मूव्स फ्रॉम एन हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट। ठीक है जी, अब ये फर्स्ट पोस्टुलेट में जिसमें उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और उस ऑर्बिट के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है उसकी वो डिस्क्रीट वैल्यू होती है उसकी एक, तो जो हर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का उसको उसने स्टेशनरी स्टेट का नाम दिया। ठीक है जी, तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब अब ये टर्म जो है आगे जहाँ पे भी आएगी इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, अब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड है या थर्ड है, जो भी उसका नॉर्मल स्टेट में जो ऑर्बिट है दैट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट उसको कहेंगे। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उसी सूरत में एनर्जी एमिट करेगा अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है, यानी कि अगर वो सेकंड से फर्स्ट में आता है या थर्ड से फर्स्ट में आता है या थर्ड से सेकंड में आता है या फोर्थ से जो है वो थर्ड में आता है या सेकंड में आता है, जब भी किसी वो हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो वो एनर्जी जो है वो एमिट करेगा। ठीक है जी, कन्वर्सली का मतलब है कि इसका उलट, कन्वर्सली इट गेन्स एनर्जी इफ इट मूव्स फ्रॉम अ लोअर टू हायर ऑर्बिट। अगर इसका उलट हो, यानी कि अगर वो लोअर से हायर में जाए तो लोअर से हायर में जब वो जाता है तो वो एनर्जी गेन करेगा, वो एनर्जी गेन करके जाएगा, यानी कि उसको कोई एनर्जी मिलेगी तो ही वो लो से हायर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन जो। इसी के जो आप इस तरह देख सकते हैं कि लेट्स सपोज के इलेक्ट्रॉन की ये 2 स्टेट्स हैं, ये n और m है, और जो n स्टेट है दैट इज हायर देन द m स्टेट। ठीक है जी, ये n हायर स्टेट है और m जो है वो लोअर स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जब जो है वो n से m स्टेट में आएगा, ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन अभी n स्टेट में है, ये लोअर स्टेट इसकी खाली है, अगर ये हायर से लोअर में जाएगा तो ये इस तरह फोटोन एमिट करेगा। ठीक है जी, और ये जो है ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये इसके जो है वो शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये h न्यू एन एम, ये एन एम का मतलब है कि ये n से m में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो h न्यू, ये न्यू जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो आपको पता है कि ये h न्यू जो है ये क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन। ये हम पिछले चैप्टर में जो है वो पढ़ के आए हैं कि एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन। ठीक है जी, ये उस फोटोन की एनर्जी है
जो कि इलेक्ट्रॉन की n शेल से m शेल में ट्रांजिशन की वजह से एमिट हुआ है। तो उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू En माइनस Em, वेयर En इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और Em जो है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन mth ऑर्बिट, यानी कि हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी कि जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है जी, उन दोनों स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उतने एनर्जी डिफरेंस के इक्वल ही आपके पास फोटोन एमिट होगा, ठीक है जी। वेयर En इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हायर स्टेट इन द हायर ऑर्बिट एंड Em द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर ऑर्बिट, ठीक है जी। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो इसी तरह जो है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी शेल के अंदर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। En वेयर n इज द नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है जी, कि वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, इज इक्वल टू माइनस HCr ओवर n स्क्वायर। फिर h इज द प्लांक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आपको पता है, c ये इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी आपको पता है इसकी वैल्यू, r जो है रेडबर्ग कांस्टेंट ये भी पता है, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ n आएगा, आप फार्मूला पुट करें में जो है वो आप कह लें कि उसकी एनर्जी जो स्टेशनरी स्टेट है उसकी वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द एनर्जी इन दैट स्टेट। और इसमें देखें इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो है ये नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन जो है ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड स्टेट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है, ठीक है जी। वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो नेगेटिव में, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकल सकता। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बंधा हुआ है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, या आप कह लें क्या इलेक्ट्रॉन को वर्क देना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह हमने ये पिछले आपने सेमेस्टर में पढ़ा था ये वर्क के बारे में जो है, ठीक है, कि वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, ठीक है जी। तो इसमें ये इसी तरह आपके पास कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो नेगेटिव साइन है फार्मूला में, ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेल के अंदर बाउंड है, बंधा हुआ है, वो वहाँ से नहीं हिलेगा। कब तक नहीं हिलेगा? अगर आप उसके ऊपर कोई वर्क करते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोई वर्क करेंगे, वर्क करने का मतलब क्या है कि आप उसको कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है जी। और अगर आप उसको एनर्जी देंगे तो तभी आप जो है वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। सो the energy is negative because the atom is bound in atom is in bound state, that is work must be done by some external agent to pull it apart, ठीक है जी। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना चाहते हैं तो आपको जो है उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द बोर्स थ्योरी। तो ये जो फार्मूला है और इसके अलावा जो दूसरे फार्मूलाज हैं वो इंशाल्लाह हम आगे जाके जो है वो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसकी डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कि किस तरह जिनसे ये फार्मूलाज आते हैं। अब नेक्स्ट जो है ये दो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं जी। सबसे पहला है कि कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दैट इज द एनर्जी मस्ट बी एडेड टू द एटम टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोएस्ट स्टेट, ठीक है जी। अब ये वही आ गया आपके पास, जैसे ये फार्मूला ना आपके पास, ठीक है, इसमें नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी लो स्टेट में, लेट्स सपोज कि वो फर्स्ट स्टेट के अंदर है, ठीक है जी, लो स्टेट उसकी फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा ना, तो उसमें है तो आपने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालना है। तो अगर आपने वहाँ से बाहर निकालना है तो उसका मतलब क्या है कि आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तो आपको उसको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ठीक है जी। तो आपने जो है वो एनर्जी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। सो द एनर्जी ऑफ द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट इज़ फाउंड बाय लेटिंग n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये जो फार्मूला है ना, ठीक है जी, इसमें आप n इज इक्वल टू जो है वो इन्फिनिटी जो है वो किस में पुट करते हैं, ठीक है जी, n is equal to infinity, the binding energy EB is therefore numerically equal to the energy of the atom that is in the lowest state, and that is found by putting n is equal to 1 in equation 5, ठीक है जी। तो यही जो आपके पास इक्वेशन है ना, ठीक है जी, यही जो इक्वेशन है, ठीक है जी, इसमें आप n is equal to 1 पुट करेंगे और इसमें आप माइनस भी पुट करेंगे, ठीक है जी। ये माइनस ऑफ E1 यानी कि जो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी आपको मजीद उसको देनी पड़ेगी ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से बाहर निकल जाए। और यहाँ से जो है वो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो उस फर्स्ट ऑर्बिट से जो है वो उससे जब आप बाहर निकालेंगे, ठीक है जी, तो बाहर तो कोई ऑर्बिट नहीं ना होगा, जैसे अगर वो सेकंड या थर्ड में जाता है तो आपके पास स्पेसिफिक ऑर्बिट आ जाएगा। तो n इक्वल टू इन्फिनिटी से मुराद यही है कि आप उसको किसी भी ऑर्बिट में नहीं जाएगा बल्कि वो बाहर निकल जाएगा इन्फिनिटी ऑर्बिट में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दूर किसी ऑर्बिट में जो है वो चला जाएगा। सो दैट इज टर्म्ड एज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है जी। और ये जो है आप इसी फार्मूला में जो है वो 1 पुट करेंगे, ये E इसको बाइंडिंग एनर्जी, ये जो एनर्जी आएगी आप उसको देंगे, दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी।
और वो माइनस ऑफ E1 के इक्वल आएगी, यानी कि जो उसकी स्टेशनरी स्टेट के अंदर जो उसकी एनर्जी है उसका जो है वो नेगेटिव आएगा, यानी आपको उसको उतनी एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे इसमें तो ये H की वैल्यू है, ये आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और R जो है अभी हमने पढ़ा 1.097 इंटू 10⁷ पर मीटर आएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2.18 इंटू 10⁻18 जॉल आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास इतना आ जाएगा। तो अगर आप इसको जो है वो करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके ये वैल्यू आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, so this is how you can calculate the binding energy of electron. इसी तरह सेकंड है जी सैम्पल प्रॉब्लम के व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इन द बाल्मर स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, सिमिलरली बी है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट फॉर द बाल्मर सीरीज। ठीक है जी, अब बाल्मर सीरीज के लिए आपको पता है ये फार्मूला है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और ये n = 3, 4, 5। अच्छा जी, अब देखें आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो वो फोटोन इमिट करेगा। ठीक है जी, अब दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। तो आपने क्या करना है कि व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन आपके पास तभी आएगा अगर वो बिल्कुल नेक्स्ट शेल से आए, यानी कि बाल्मर सीरीज में जो ट्रांजिशन है वो सेकेंड के अंदर होती है। ठीक है जी, ये हमने जो है वो पीछे देखा था। ठीक है जी, बाल्मर सीरीज़ के अंदर क्या होता है, बाल्मर सीरीज़ के अंदर सेकंड शेल के अंदर ट्रांजिशन होती है। तो सबसे कम एनर्जी का फोटोन कहाँ से आएगा, थर्ड शेल से, यानी कि अगर थर्ड से सेकंड में आएगा तो जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आएगी। अगर फोर्थ से सेकंड में आएगा तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, अगर फिफ्थ से आएगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, अगर नेक्स्ट से आएगा फिर मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह जो है आपके पास जो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन आएगा दैट विल बी फॉर n = 3। ठीक है जी, तो बाल्मर सीरीज के लिए ये R की वैल्यू ये आ गई, M में आपको पता है बाल्मर सीरीज के लिए m = 2 आएगा, और n की वैल्यू 3 आएगी लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये पर मीटर में आएगी। अगर आपने ये 1/λ की वैल्यू आएगी, अगर आपने लैम्डा की कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा आपके पास, तो ये नैनोमीटर में जो सा ये 656 नैनोमीटर आ जाएगी आपके पास। सिमिलरली व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट फॉर द बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज की जो सीरीज लिमिट है ना, सीरीज लिमिट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, सीरीज लिमिट के लिए आपके पास तब आती है अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन, जो अगर आप बाल्मर सीरीज की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड में जो है वो ट्रांजिशन करे फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट। ठीक है जी, ये इनफाइनाइट ऑर्बिट से, तो सीरीज लिमिट के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, जो हाईएस्ट ऑर्बिट है दैट शुड बी इनफाइनाइट। तो वही आप फार्मूला वही यूज़ करेंगे बाल्मर सीरीज के लिए 1/2 स्क्वायर 1/n स्क्वायर। तो n जो है यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो आपको पता है कि 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 आ जाएगा। तो इस वजह से जो सा ये 1/2 स्क्वायर -0 लिखा हुआ है, क्योंकि 1/∞ स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब ये 1/λ की वैल्यू आएगी तो लैम्डा की निकालनी है तो आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.646 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो ये इसको जब आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 664.6 नैनोमीटर आ जाएगा। सो दिस इज़ द सीरीज लिमिट, यानी कि ये वो लिमिट है, यानी कि ये वो आप कह लें कि लोएस्ट वेवलेंथ आएगी, यानी कि इससे ये सीरीज़ की लिमिट है, यानी कि इससे कम वेवलेंथ जो है वो नहीं आएगी बाल्मर सीरीज़ के। ठीक है जी, सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट द सीरीज लिमिट इन द बाल्मर सीरीज़, और आप लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़।